सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि मौसम के अनुसार आप नई नई फसलों की तैयारियां कर रहे हैं और हम भी कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आप तक नई नई जानकारियां पहुंचाते रहते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक विधियां, साथ ही साथ उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के फल फूल और साथ ही साथ उन्नत किस्म के कृषि यंत्र भी। आज के इस अंक में कृषि समाचार और मंडी भाव तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ जैसे कि शुक्रवार है तो आज आपके द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब देंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम का आरंभ करते हैं कृषि समाचारों से, यानी सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 197.7 लाख टन होने का अनुमान। गेहूं निर्यात से 3400 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद और रबर उत्पादन का हब बनाया जा सकता है अरुणाचल प्रदेश। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पाली चौधरी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के प्रयास ने रंग दिखाया है। सरकारी प्रयास का ही नतीजा है कि इस सीजन में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 197.7 लाख टन होने का अनुमान है। केंद्र सरकार के दलहन उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छेड़ी गई मुहिम ने रंग दिखाया है। सरकार की कोशिश का ही नतीजा है कि वर्ष 2013-14 में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 197.7 लाख टन होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 14 लाख टन दलहन की अधिक पैदावार हुई है। वर्ष 2012-13 में 183.4 लाख टन दलहन की पैदावार हुई थी। अधिकारी के अनुसार देश को दलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कुल आवंटित राशि 2000 करोड़ रुपए में से 1100 करोड़ रुपए दलहन उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दिया था, जिससे इन राज्यों में दलहन उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सरकार के इस प्रयास के कारण ही दलहनी फसलों की बुआई में बढ़ोतरी हुई और दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन संभव हो सका। मॉनसून की अनुकूलता के कारण देश में इस बार गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम को चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं निर्यात से 3400 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। भारतीय खाद्य निगम को चालू सीजन में मौसम अनुकूल रहने से गेहूं उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। इसे देखते हुए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं निर्यात से 3400 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। एफसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एफसीआई के गोदामों से 20 लाख टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति मिलने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेडिंग कंपनियां एसटीसी, पीईसी और एफएमटीसी एफसीआई के गोदामों से गेहूं का निर्यात कर रही हैं। अधिकारी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं बाजार के परिदृश्य और निर्यात के लिए मिल रही बिड को देखते हुए अनुमान है कि अप्रैल तक गेहूं निर्यात पूरा कर लिया जाएगा। इससे 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय होने की संभावना है। निर्यात के लिए सभी बिड $280 से ज्यादा भाव पर मिली हैं। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया अरुणाचल में रबर का उत्पादन बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाकर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। बोर्ड किसानों को तकनीकी ज्ञान देने के अलावा अन्य प्रोत्साहन दे रहा है, जिससे इस प्रदेश को रबर का हब बनाया जा सके। अरुणाचल प्रदेश की जलवायु व स्थिति रबर उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त है। इसे रबर उत्पादन के लिए अनुकूल मानते हुए रबर बोर्ड ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश में रबर का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाकर किसानों को प्रेरित कर रहा है। बोर्ड के संयुक्त आयुक्त सनी वर्गीस ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की जनता के लिए रबर उत्पादन लाभकारी साबित हो सकता है। रबर के पेड़ से मिलने वाले सफेद दूध से किसान स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल के किसान प्रदेश में रबर उत्पादन के प्रति उत्साहित हैं। बोर्ड उनकी हर संभव मदद कर रहा है। किसानों को तकनीकी ज्ञान देने के अलावा अन्य प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रबर उत्पादन की ये योजना प्रदेश के किसानों को काफी भा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसान रबर उत्पादन में व्यापक रुचि दिखाएं तो अरुणाचल प्रदेश को रबर का हब बनाया जा सकता है। कृषि जगत में आज बहुत कुछ नया हो रहा है। हमें एक ऐसा ही कार्यक्रम देखने को मिला, तो आइए देखते हैं उस कार्यक्रम की एक झलक। देश की दूसरी सबसे बड़ी यूरिया उत्पादन
और विपणन करने वाली संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी क्रिप्को को नई दिशा देने के लिए एन सांबशिव राव ने संस्था के प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है। क्रिप्को रासायनिक उर्वरकों के अलावा बीज, जैव उर्वरक तथा तरल जैव उर्वरकों का उत्पादन व विपणन भी करती है। नए प्रबंध निदेशक एन सांबशिव राव सन 2009 से क्रिप्को में विपणन निदेशक के पद पर कार्यरत थे। उम्मीद की जा रही है कि राव के पदभार ग्रहण करने से क्रिप्को की कार्यक्षमता में और इजाफा होगा और संस्थान का कारोबार करीब 5,000 करोड़ रुपए से और अधिक आगे जाएगा। खेती और किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों में मौसम में बदलाव होने से तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सूखा रहने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। मसूर दाल जम्मू मंडी जम्मू और कश्मीर में 6,600 रुपए से 7,000 रुपए, लोहरदगा झारखंड में 5,000 रुपए से 5,500 रुपए, लामलोंग बाजार मणिपुर में 7,500 रुपए, मक्का हुजूराबाद आंध्र प्रदेश में 1,310 रुपए, देहगम गुजरात में 1,150 रुपए से 1,425 रुपए, बेगू राजस्थान में 1,350 रुपए से 1,420 रुपए, चीनी लखीमपुर उत्तर प्रदेश में 3,150 रुपए से 3,250 रुपए, लोहरदगा झारखंड में 3,500 रुपए से 3,800 रुपए रहा। कॉफी पुलपल्ली केरल में 13,000 रुपए से 15,500 रुपए, बाजरा लाल सुत राजस्थान में 1,230 रुपए से 1,250 रुपए, राजकोट गुजरात में 1,100 रुपए से 1,685 रुपए, कपास कोविलपट्टी तमिलनाडु में 4,000 रुपए से 4,200 रुपए, जैनूर आंध्र प्रदेश में 4,100 रुपए से 4,600 रुपए। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। केला कलान वाली हरियाणा में 1,700 रुपए से 1,800 रुपए, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में 2,500 रुपए से 3,000 रुपए, मुक्कम केरल में 1,400 रुपए से 3,500 रुपए, इम्फाल मणिपुर में 3,400 रुपए से 3,600 रुपए, अंगूर धुरी पंजाब में 3,000 रुपए से 5,000 रुपए, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 4,060 रुपए से 4,100 रुपए, उकलाना हरियाणा में 4,500 रुपए, फूल गोभी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में
500 रुपये से 700 रुपये, कोहिमा नागालैंड में 1500 रुपये से 2000 रुपये, दिवई उत्तर प्रदेश में 460 रुपये से 500 रुपये, टमाटर दामोद मध्य प्रदेश में 600 रुपये से 650 रुपये, जलगांव महाराष्ट्र में 200 रुपये से 400 रुपये, आलू बारगढ़ ओडिशा में 400 रुपये से 500 रुपये, ऋषिकेश उत्तराखंड में 425 रुपये से 550 रुपये। अब एक नज़र विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। जीरा जोधपुर राजस्थान में 8500 रुपये से 9500 रुपये, राजकोट गुजरात में 8000 रुपये से 9125 रुपये, लहसुन नारायणगढ़ हरियाणा में 2000 रुपये, बस्ती उत्तर प्रदेश में 3000 रुपये, अदरक कोहिमा नागालैंड में 4000 रुपये से 4500 रुपये, पुलपल्ली केरल में 3200 रुपये से 4000 रुपये, हल्दी मंजेरी केरल में 6500 रुपये से 7000 रुपये, पेडेरू आंध्र प्रदेश में 6000 रुपये प्रति क्विंटल से 8000 रुपये प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, यकीन मानिए जब आपकी जिज्ञासा और सुझाव भरे पत्र सुदूर कस्बों, गांव और प्रदेशों से हम तक पहुंचते हैं तो हमें बेहद खुशी और प्रसन्नता होती है। आपके द्वारा भेजे गए पत्रों के सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। तो आइए देखते हैं आपकी चिट्ठी। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम आपकी चिट्ठी में। एक बार फिर हम आपकी जिज्ञासाओं से भरे हुए ढेर सारे पत्र लेकर आपके सामने हाजिर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राम आसरे जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार रहता है अपने पत्रों के सवालों के जवाब जानने का। तो हम लेते हैं सबसे पहला पत्र। और ये जो पहला पत्र हमने लिया है इसे लिखने वाले हैं सरोज कुमार नायक और माधवी नायक। ये लिखते हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से और इनका सवाल ये है कि इनके पास इनकी खुद की जमीन है और ये इस जमीन में पहली बार अदरक की खेती करना चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि अदरक की खेती कब और कैसे करें। अदरक की खेती बहुत ही लाभकारी कृषि व्यवसाय है। कुछ समय पहले या क्यों कहें 1-2 दशक पहले हमारे किसान भाई दूर दराज से ही अदरक खुद ही प्रयोग करते थे। और इसके अलावा जो अदरक के जो राइजोम्स होते हैं, जो गांठें होती हैं, उन्हीं के द्वारा हम अदरक की बुआई करते हैं। उनको कहते हैं अदरक का बीज। जैसे हमारा गेहूं चावल की तरीके से इसमें बीज नहीं होता है, इनकी गांठ से ही गांठ की उत्पत्ति होती है। तो ये जो प्रजातियां हैं, सुधरी हुई प्रजातियां या गांठें, ये कहीं से लाएं। खासकर इनके पास में आपका रायगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है आपका रायपुर में ही। और यहाँ का जो बागवानी विभाग है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इसमें। आप यहाँ पे एक विजिट करें, यहाँ पे जाएं और अदरक की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लें। हाँ, इसके साथ साथ अदरक की खेती करने के बाद इनका प्रसंस्करण भी खुद आप कर सकते हैं। कहीं कहीं हमारे किसान भाई सूखी या आपकी हरी अदरक को ही बेचते हैं। कभी कभी जो आपकी अदरक जो फ्रेश होती है या ताज़ी होती है उनको बाज़ार में ज़्यादा कीमत नहीं मिल पाती है, तो इसको आप सुखा भी सकते हैं। इसके लिए भी आपकी प्रौद्योगिकी मौजूद है। तो निश्चित तौर पे आप अदरक लगाएं और अदरक को लगाने से पहले सारी जानकारी मुकम्मल हासिल कर लें, जिससे आप मार न खाएं, आपको बुवाई से लेकर इसके विपणन तक यानी मार्केटिंग तक। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जो अगला पत्र है इसे लिखा है अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से आमे भूषण दुबे बुज्जी दुबे जी ने। और ये जानना चाहते हैं कि तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन और खरपतवार पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। यूँ कहें कि तिलहनी फसलों का जब हम नाम लेते हैं तो बहुत सी फसलें हमारे दिमाग में कौंध जाती हैं। जैसे आपकी सरसों हो गई, तारा मीरा हो गया, आपका तिल हो गया, सूरजमुखी, ये सारी जो है फसलें, या यूँ कहें कि आपकी सोयाबीन तिलहनी फसलों की श्रेणी में आती हैं। लेकिन इन सारी फसलों का सिरमौर है जो तिलहनी फसलों की, वो है सरसों। तो मैं इनको बताऊँगा सरसों के बारे में खासकर, और उसी के आसपास दूसरी फसलों में भी आपका खरपतवार नियंत्रण और
जल प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। निश्चित तौर पर अगर अब आपकी सरसों की फसल की बुआई के बाद इसमें खरपतवार नियंत्रण न किया जाए तो इसमें आपकी तकरीबन 50 से 60 आपकी फीसदी गिरावट आ जाती है इसकी उपज में। तो हमारे किसान भाई बुआई के बाद 15 दिन बाद इसमें या तो सीधे इसमें बिरलीकरण जो बहुत सघन होती है उसको बिरलीकरण की जो एक प्रक्रिया होती है उसको पूरा करें। इसके बाद इसमें खरपतवार नियंत्रण करने के लिए या तो निराई गुड़ाई करें, लेकिन अगर पर्याप्त आपके श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं तो आप यहाँ पे रासायनिक विधि द्वारा इसमें खरपतवार नियंत्रण करें। इसके लिए आपकी पेंडीमेथिलीन एक दवा आती है, इसकी 35 या 40 EC इसका एक मानक होता है, वो दवा ले लें। और अगर उनको 1 हेक्टेयर में बर्ताव करना है तो तकरीबन 3.3 लीटर दवा ये पेंडीमेथिलीन की ज़रूरत पड़ेगी और इसको 800 लीटर पानी में घोलकर आप पूरे खेत में छिड़काव करें तो आपके जो खरपतवार हैं इन पे आप काबू पा सकते हैं। अब बात इन्होंने साथ में कही आपका जल प्रबंधन निश्चित तौर पे काफ़ी अहम है। आप बुआई के तकरीबन 30 दिन बाद पहली सिंचाई करें और दूसरी सिंचाई करें इसमें आप जब इसमें फूल की कलियां बनने लगें, कहने का मतलब है 50 से 60 दिन बुआई के बाद। तो इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो तिलहनी फसलों खासकर आप सरसों की फसल में बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं, उपज ले सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब जो अगला पत्र है इसे लिखा है विवेकानंद पटेल और शांति पटेल जी ने जी, और ये लिखते हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से ही। और इन्होंने ये सवाल किया है कि इन्होंने अपने यहाँ पे 2 पौधे अंगूर के लगाए हैं जी। अब ये जानना चाहते हैं कि उन पौधों की देखभाल कैसे करें। और इसके अलावा डॉक्टर साहब इनका एक और प्रश्न भी है कि ये जानना चाहते हैं कि अंगूर की खेती किस राज्य में होती है। निश्चित तौर पर आपका जो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आप घर से ही कुछ काम शुरू करके उसको आप प्रक्षेत्र तक ले जाएं। निश्चित तौर पे आपके जो राज्य में यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश यहाँ पे अंगूर की खेती की जा सकती है और कुछ किसान भाई खासकर अंगूर की खेती कर भी रहे हैं। तो इसके लिए आपको इसकी कटिंग्स होती हैं और कटिंग्स लगानी पड़ती है और कटिंग लगाने से पहले एक प्रजाति का चुनाव भी करना पड़ता है, खासकर जो हमारी परलेट प्रजाति है जो क्योंकि हमारे मानसूनी बारिश बहुत जल्दी आती है तो यहाँ पे जो जल्दी पकने वाली अंगूर की प्रजातियां हैं उनको लगाना है, खासकर परलेट का जैसे नाम लिया। तो इसकी आपकी जो कलमें होती हैं जिनमें कि फुटारा हुआ होता है तो जनवरी के महीने में या फरवरी के पहले पखवाड़े में आप इनकी खेतों में रुपाई कर सकते हैं। 2 गुणा 2 मीटर, कहने का मतलब पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर या लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर। और इसको आप जो लगाने के बाद एक निश्चित सपोर्ट भी देना पड़ता है, खासकर ट्रेलिस तारों की बनानी पड़ती है। तो इन सब के माध्यम से आप अंगूर की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये जो अगला पत्र है इसे लिखा है भुवनदास जांगड़े जी ने सिरवा बांधा बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। और ये लिखते हैं कि इनके पास में एक गाय है जिसने अभी कुछ दिन पहले ही एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन गाय का दूध जो है वो बहुत कम मात्रा में आ रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या करें जिससे कि गाय के दूध की मात्रा जो है वो बढ़ जाए। अक्सर ये कभी कभी होता है जब हमारी गाय भैंसें बच्चों को जन्म देती हैं तो उनके पास पर्याप्त दूध नहीं होता है। ऐसी दशा में हमारे किसान भाई भी काफ़ी आफत में या वो एक तरीके से कहें कि अच्छा महसूस नहीं करते हैं और हमारे जो कटड़े होते हैं, बछड़े होते हैं, उनका भी पेट नहीं भरता है। तो इसकी कई वजह हो सकती हैं और मैं इनको सलाह दूंगा कि आपके निकटतम जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पे पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। इसके अलावा जो कुछ मोटे तौर पे ये कुछ कर सकते हैं, जैसे आपका गाय और भैंस में ब्याने के समय कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है तो कैल्शियम और फास्फोरस का जो मिश्रण है वो तकरीबन 70 से 80 मिलीलीटर प्रतिदिन आप इन गाय को दें। और इसके अलावा जो खनिज मिश्रण है, खासकर आपका जो बना बनाया खनिज मिश्रण आता है तो उसकी भी आप 50 से 60 ग्राम मात्रा इस गाय को प्रतिदिन दें। साथ में इसको हरा चारा, खासकर आपकी बरसीम है, जई है, भूसा है और चोकर, इसका प्रॉपर सम्मिश्रण इस जानवर को दें, जिससे कि इनकी जो दूध की मात्रा है निश्चित पर हमें पूरा विश्वास है कि बढ़ेगी और ये इनकी जो समस्या है इससे इनको निजात मिल जाएगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये जो अगला पत्र है इसे लिखा है सर्वेश ईश्वर वासी ने और इन्होंने दिल्ली से ही ये पत्र लिखा है और ये जानना चाहते हैं कि उड़द की बुआई
कौन से महीने में करें और इसकी जो और भी उन्नतशील जो किस्में हैं उनके बारे में ये विस्तार से जानना चाहते हैं। और इसके अलावा इनका एक और सवाल है कि बीज इन्हें कहाँ से मिले। उड़द की खेती निश्चित तौर पर साल में 2 बार इसकी बुआई की जा सकती है। आपकी एक तो ग्रीष्म ऋतु का जो उड़द होता है उसकी बुआई इस समय की जा रही है, और इसके अलावा इसमें जो आपकी वर्षा ऋतु की उड़द होती है उसकी बुआई हम जून के अंतिम पखवाड़े में करते हैं। तो इस समय जो बुआई करनी है हमारे इन बंधुवर को, तो ये बीज हासिल करने के लिए उन्नत प्रजातियां का चुनाव करें। ये उन्नत प्रजातियां हैं, आपकी सम्राट है, मोती है, इनमें से किसी एक का चुनाव कर लें। और जहाँ तक बीज की बात है, ये पूसा अनुसंधान संस्थान से भी बीज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, राष्ट्रीय बीज निगम है, उसका भी कार्यालय पूसा संस्थान में स्थित है, यहाँ से भी आके बीज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कानपुर में जो आपका IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है, जहां पर ये उन्नत प्रजातियां बहुतायत में इनका बीज उपलब्ध है। तो ये 2-3 बताए गए स्रोतों से ये बीज हासिल करके, और अभी जो समय है इसकी बुआई का, समय से बुआई करके उड़द की खेती से अधिक लाभ कमाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये जो अंतिम पत्र है इसे लिखा है, आज का अंतिम पत्र है, इसे लिखा है शिवचरण भट्ट जी ने नई दिल्ली से ही, और इनके 2-3 सवाल हैं। इनका एक पहला सवाल तो ये है कि चाय पत्ती की ये खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए पौधा और प्रशिक्षण वो दोनों कहाँ से मिलेंगे, ये इन्हें बताएं। उसके अलावा ये बकरी पालन भी करना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि मादा बकरी और नर बकरी के साथ में कुछ इनका अनुपात होता है, तो 1000 अगर ये मादा बकरी रखते हैं तो नर बकरी इन्हें कितने रखने चाहिए, इसके बारे में इन्हें आप विस्तार से जानकारी दी। आपने यहाँ पे सवाल किए हैं 2, और पहला सवाल है चाय की खेती से ताल्लुकात रखता है, और जहाँ तक हमारा इल्म है आप उत्तराखंड से ताल्लुकात रखते हैं, और उत्तराखंड में चाय की खेती संभव है। यहाँ भी चाय की खेती आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा जो हमारा भावर एरिया है, तराई एरिया है, इसमें चाय की खेती के लिए किसानों को काफ़ी अनुदान भी दिया जा रहा है। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा CSIR का एक संस्थान है यहाँ पे पंतनगर के आसपास में ही, तो वहाँ भी इस चाय के बारे में जो क्या कुछ किसानों को करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सही स्थान इनके लिए है जानकारी हासिल करने के लिए। इनके जो जिला उद्यान अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है, उनके नोडल ऑफिसर होते हैं, उनके माध्यम से भी जो चाय की खेती उत्तरांचल में प्रचारित की जा रही है, उनका अंग बन के इनसे जानकारी हासिल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा इन्होंने बात कही है बकरी पालन के लिए, तो बकरी पालन के व्यवसाय को शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करूंगा कि आपका जो हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम मथुरा में है, यहाँ से आप प्रशिक्षण हासिल करें। और ये प्रशिक्षण इनके वर्ष भर चलता रहता है, और ये प्रशिक्षण 7 दिन से लेकर 15 दिन, कभी कभी 30 दिन का भी होता है। तो आप इसमें सहभागिता सुनिश्चित करें। यहाँ के जो है निदेशक महोदय को एक पत्र लिख के, क्योंकि आप दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो आपको पत्राचार करने या दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सब के माध्यम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, आपने एक सवाल ये भी किया कि नर एवं मादा बकरियों का अनुपात क्या होता है। निश्चित तौर पर आदर्श अनुपात कभी कभी ये देखा गया है कि आपका 1:20 के आसपास भी कभी कभी ये कामयाब होता है। इसके अलावा किस्म या प्रजाति विशेष पर भी निर्भर करता है कि नर और मादा बकरियों का अनुपात कितना होना चाहिए। जी, किसान भाइयों बहनों, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, और हमें उम्मीद है कि आपकी कई जिज्ञासाएं भी शांत हुई होगी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और किसान भाइयों बहनों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपके ही कुछ और नई जिज्ञासाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें।
कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। हम उम्मीद करते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम से जुड़ी ढेर सारी जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे और हाँ, अपने किसान मित्रों तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे। आपके सवाल और सुझाव भरे पत्रों का जो सिलसिला है उन्हें जारी रखिएगा। लेकिन कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात हम कल फिर करेंगे। आप दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।